हेलो हेलो। नमस्कार आप सभी को और जोहार आप सभी को। तो आज हम उपस्थित हैं जेपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर 2 का सॉल्यूशन लेकर। और थोड़ा जो ये विलम्ब हुआ है इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जैसा कि पेपर 2 में हमारे 3 जो खंड थे, एक तो रीजनिंग आपका, दूसरा आपका करंट अफेयर्स जिसमें कि भारत और झारखंड दोनों ही से आपके सवाल पूछे गए थे, ठीक है। और एक सवाल और था, एक आपका सामान्य विज्ञान से संबंधित, जनरल साइंस जिसे हम कहते हैं। तो जो रीजनिंग का जो स्तर था वो लगभग मॉडरेट के आसपास था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। करंट अफेयर्स अच्छा पूछा था। कि जनरल साइंस मैं कहूँगा कि ये इजी टू मॉडरेट के आसपास मेरे नज़र में था। हालांकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, जैसे रिएक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं जेपीसी जो पूछा था वो अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए हम बिना अतिरिक्त समय जाया करते हुए सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और ये किसी बंदे का ये क्वेश्चन पेपर है, हालांकि उन्होंने इसमें तो टिक मार के रखा है, लेकिन चलिए हम लोग अपने हिसाब से इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि पहला जो सवाल है वो आपका रीजनिंग से आता है। पहला सवाल जो आपका आता है वो आपका रीजनिंग से आता है कि एक पर्यटक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है, और दाएं हाथ की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। तो एक जो पर्यटक है वो आपका पूर्व की ओर, मान लीजिए ये अब जब साइन बनाइएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पूरब, ईस्ट, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो ये है आपका पूरब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पर्यटक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ से वो शुरुआत करेगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की यात्रा करता था, दाएं हाथ की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वो दाएं हाथ यानी वहाँ से वो दाएं मुड़ेगा और वो 3 किलोमीटर चलेगा। फिर वह पश्चिम की ओर अपने दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए सहूलियत कर दिया है कि यदि आप थोड़ा कन्फ्यूज करें यहाँ पर कि पश्चिम यहाँ से किधर होगा, उसने बता दिया है। आप फिर वहाँ से आप दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर की यात्रा पर आप करते हैं, ठीक है। फिर वो अपने बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। फिर वो अपना बाएं चलेगा और 2 किलोमीटर की यात्रा करेगा। फिर वो अंत में वो अपने दाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। अब यहाँ फिर से वो 7 किलोमीटर करेगा। तो मान के चलिए ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे जुट जाएगी, ठीक है। तो पूरा वो अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूर है, वह किस दिशा में स्थित है, दूर है और किस दिशा में स्थित है। तो जाहिर से बात है इन तीनों की आपको यहाँ से यहाँ तक का पहले गैप निकालना है। तो एक तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो 5 किलोमीटर तो दूरी तो हो गया। अब किस दिशा में है, चूँकि उसने यहाँ से शुरुआत की थी, आप अब यहाँ पहुँच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप किस दिशा में हैं, 5 किलोमीटर दक्षिण में है। तो इसका जो जवाब जो होगा 5 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है। अगला सवाल है अगला सवाल है अमित राहुल का बेटा है। अमित जो है वो राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका का बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। राजा का रीता से क्या रिश्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, अमित राहुल का बेटा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने अमित को ले लिया, अमित जो है वो राहुल का बेटा है। देखिए रीजनिंग में जब भी बनाते हैं तो हम लोग मेल के लिए अक्सर प्लस का
चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये तो बात आपको ध्यान में ही होगा, क्योंकि ये भी मेल है। और जब ये खंडी बनाते हैं, ठीक है, नीचे की ओर या सीधी खंडी जो बनाते हैं, खड़ी खंडी जो बनाते हैं, वो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन की बात करती है। नेक्स्ट जनरेशन मतलब सेम जनरेशन की नहीं, या तो आप उसे इससे पहले की जनरेशन दिखाइएगा या तो फिर अगली पीढ़ी को दिखाइएगा। ठीक है, सीधी लाइन ये पीढ़ी की बात करती है या जनरेशन, लेकिन वो सेम जनरेशन की बात नहीं करेगी। सेम जनरेशन के लिए हम लोग सोई हुई डंडी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पर भी होते हैं, वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर राहुल की बहन सारिका का एक बेटा है। राहुल की बहन सारिका, अब राहुल की यहाँ बहन जोड़ दीजिए, तो बहन के लिए हमने क्या बोला, बहन उसी की पीढ़ी में आएगी। तो राहुल की बहन सारिका, सारिका का एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। अब इसका एक बेटा भी है सोनू और एक बेटी भी है रीता। देख लीजिए फिगर आपका सही सलामत बन रहा है। अब यह राजा का रीता से क्या रिश्ता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि राजा का रीता से क्या रिश्ता है। अब राजा कौन है, राजा सोनू का मामा है। यहाँ पे लिख रहा है आपको राजा जो है वो सोनू का मामा है। तो सोनू कौन था हमारा, ये अब मामा है, यानी जाहिर सी बात है वो सरिता का भाई होगा। और सरिता का भाई चूँकि राहुल भी है, तो यहाँ पे हम इसको और ऐड कर सकते हैं, इधर आर लिख सकते हैं। तो ये फिर बोल रहा है कि वो रीता का क्या रिश्ता है। जब वो सोनू का मामा है तो जाहिर सी बात है, हम भाई बहन के लिए कोई रिश्तेदार तो एक ही होता है। यदि मेरे लिए वो दादाजी हैं तो मेरी बहन के लिए भी वो दादाजी ही होंगे। तो ठीक उसी प्रकार यानी वो रीता के लिए क्या होगा, मामा होगा। मामा को हम लोग मैटरनल अंकल भी बोलते हैं, है ना। तो ये सवाल हो गया आपका इस तरह। अगला सवाल है, यदि हम घड़ी की डायल को दर्शाए गए 1 से 24 तक अंकों के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बदलें, तो सी से प्रारंभ करके तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। कि ये काफ़ी आसान सा सवाल था, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, जब भी आप रीजनिंग शुरुआत करें एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे प्रयास ये करिए कि ABCD करके उसका नंबरिंग कर दीजिए, ताकि इससे होगा क्या कि आपका काफ़ी समय बच जाएगा। जैसे आपने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ऐसे करते करते आपको पूरे मतलब जेड तक लिख जाने हैं और सबका नंबरिंग वहाँ पे कर देना है 1 2 3 ऐसे करके। अब यहाँ पे चूँकि बोल रहा है आपको कि यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 तक अंकों की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बदल दें, तो सी से प्रारंभ करके तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर होगा। यानी सी को हम लोग यहाँ 1 मानेंगे। अब वहाँ से हम लोग गिनना शुरू करेंगे, 16 नंबर किस पे होगा। सी को यदि आप 1 मानते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ 16, जो 16वां जो लेटर जो हमारा होगा, वो जब हम ए से गिनते हैं तो कितना होता है, ए से गिनते हैं तब वो होता है पी। पी जो होता है 16वां होता है, क्यू जो हमारा 17वां होता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ए आर जो होता है 18 होता है। लेकिन चूंकि हमने दो ए और बी को नहीं कंसीडर किया, हमने सी से गिना है, तो जाहिर सी बात है आर पे हमारा 16वां डिजिट आएगा, 16वां नंबर आएगा। तो जाहिर सी बात है जब 16 बजेंगे तो कितना घड़ी में बजेगा, उस समय हमारा आर बजेगा, इसीलिए इसका जवाब आर होगा। ठीक है, अगला सवाल, सब दिए गए आकृति में रेखाओं के अनुदिशी मोड़कर बनाए जा सकने वाले पास, ये डाइस से आपका पासा जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारा पासा से सवाल है। पासा से सवाल है, तो पासा में देखिए एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, कंसेप्ट पढ़ा होगा। यदि हम इस तरह का, इसको बोलते हैं खुले हुए पासा का जब चित्रण बनाते हैं, ठीक है, तो ये और ये अपोजिट साइड बनाते हैं, ठीक है, और ये
और ये अपोजिट साइड बनाते हैं और 6 और 2 अपोजिट साइड बनाते हैं। यानी इस पासा जैसा हमने दिखाया गया है यहाँ पर, उस हिसाब से जो 4 का जो अपोजिट साइड होगा 1 होगा, ठीक है। और आपका बच गया यहाँ पे 6 का अपोजिट साइड होगा 2 और 3 का अपोजिट साइड होगा 5। अब इस चीज़ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 6 3, 4 6 3। जाहिर सी बात है, पहले हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन को, 1 2 4, 1 2 4। देखिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 1 के अपोजिट में हमारा 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 और 4 क्या है, अगल बगल साइड पर आ गया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को आप चेक करिए, 1 6 3 आ रहा है, 1 6 3 सही है। ये आ सकता है 1 5 6, 1 5 6, ये भी सही है, आ रहा है, ठीक है। और बच गया 3 2 6, 2 3 6, 2 3 6। देखिए ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 का अपोजिट 6 है। देखिए जो भी अपोजिट संख्या होती है ना, वो बगल के साइड में आपको नहीं दिखनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 6 आपस में दिख जा रहे हैं, जबकि 2 का ये अपोजिट में होना चाहिए, यानी उसको इस फिगर में दिखना ही नहीं चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब होगा सी होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वह है, नीचे कागज की एक पारदर्शी शीट दी गई है जिसे बाईं और दाईं और एक पैटर्न है, जिसके बाईं और दाईं और पैटर्न है। जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाएगा तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको जाहिर सी बात है, आप इसको यहाँ से जब पलटिएगा ऐसे करके, इसको ऐसे करके जब आप पलटिएगा तो ये जो पैटर्न बनेगा, यहाँ पर एक पैटर्न ऐसे बनेगा और एक तो स्टार के साथ साथ अंदर में प्लस वाला आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, या इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से जाहिर सी बात है बी होगा, ठीक है। अब पांचवा सवाल एक अच्छा सवाल है ये। आपने एक बार इसे सॉल्व कर लिया, इसके सारे स्टेटमेंट्स पर आधारित सारे कथनों को पढ़कर, तो आपके 4 सवाल तो इसमें से निकल जाएंगे। इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो आपको सवाल जो पूछा गया है, कि एक सुनार के पास अलग अलग वजन की 5 सोने के छल्ले हैं, ठीक है। एक सुनार के पास एक सुनार के पास 5, और वो मतलब सोने के सिक्के हैं जो अलग अलग वजन के हैं, और जिसका जो संख्या है वो डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, और सभी का कथन अलग अलग है। तो पहला चलिए कथन को हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, कि पहला कहते हैं छल्ला डी का वजन, ठीक है, छल्ला डी का वजन छल्ले ई के वजन से दोगुना है। तो यहाँ पे बात दोगुना और त्रिगुना से हमें बस यही देखना है कि किसका वजन किससे ज़्यादा है। तो छल्ला डी का वजन छल्ले ई के वजन से चौगुना है, यानी जाहिर सी बात है डी का वजन जो है वो आपका ई के वजन से ज़्यादा होगा। एक हमारा ये कथन आ गया। दूसरा कथन है छल्ला ई का वजन छल्ले एफ के वजन का 4.5 गुना है, यानी छल्ला ई का वजन जो है वो छल्ले एफ के वजन का 4.5 गुना है। तो जाहिर सी बात है ई का जो वजन है वो एफ से भी ज़्यादा है, तो एफ हमारा सबसे नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो डी ई एफ आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि सीरियल यही हो डी ई एफ, हो सकता है डी और ई के बीच में कुछ आ जाए, या डी ई एक तरफ हो जाए और उसके बाद कुछ आए फिर एफ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब आगे देखिए, छल्ला एफ का वजन छल्ले जी के वजन का आधा है। छल्ला एफ का वजन छल्ले जी के वजन का आधा है, यानी जाहिर सी बात है कि एफ का वजन जो है जी से कम है। ठीक है, अब जी जहाँ भी होगा वो एफ से तो ऊपर ही होगा। अब वह ई से ऊपर होगा कि नहीं, डी से ऊपर होगा कि नहीं, ये हमें अगले कथनों में पता चलेगा। ठीक है, तो जी को हमने यहाँ लिख दिया है, एफ से ऊपर लिखा दिया है। छल्ला जी का वजन छल्ले एच के वजन का आधा है। ठीक है, अब जी का जो वजन है वो एच का आधा है, यानी जी से भी ऊपर कुछ है, और वो कौन है, वो है हमारा एच। अब एच कहाँ है का ये भी देखना है। छल्ला एच का वजन छल्ला डी के वजन से कम है। ठीक है, यानी डी से कम है, और छल्ला एफ के वजन से ज़्यादा है। एफ से तो ज़्यादा होगा, यानी जाहिर सी बात है जो हमारे यहाँ जो डायग्राम जो बनेगा वो पहले तो बनेगा डी, दूसरा ई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ। अब उस हिसाब से देखिए कि निम्न में से कौन सा छल्ला के वजन का अवरोही क्रम को दर्शाता है। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसका उससे कम, तो उस हिसाब से हमारा क्या बैठा है, डी ई एच जी एफ, तो ये होगा डी ई एच जी एफ। इसको याद कर लीजिए, हमारा ये क्रम बना है डी ई एच जी एफ। हमारा क्रम क्या बना था, डी ई एच जी। यदि छल्लों को इनके वजन के अनुसार बेचा जाए तो किस छल्ले के रुपये में सबसे ज़्यादा मूल्य मिलेगा। ऑफ कोर्स जिसका वजन ज़्यादा होगा हमें उसमें ज़्यादा मिलेगा, डी में मिलेगा, आंसर होगा डी। फिर है छल्ला एच निम्न किन दो छल्लों से किन दो छल्लों से भारी है। एच जो है किन दो छल्लों से भारी है, तो जाहिर सी बात है उसके नीचे वाले जो हैं उन्हीं से भारी हो गए, यानी जी और एफ। अगला है निम्न में से किसका वजन सबसे कम है। तो ये फिगर में हम साफ देख पा रहे हैं जो सबसे कम वजन जो है वो हमारा किसका है, एफ का है। तो ये हमारा देखिए 4 सवाल इस पर बन गए। ठीक है, अब अगला सवाल है इन द फॉलोइंग वर्ड्स वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट फाइंड द ऑड वन ऑफ। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 3 जो है वो अपने मतलब एक तरह का है और एक जो है उसमें अलग है। तो जो अलग है उसे हमें अलग करना है। तो देखिए इसके पीछे ना काफ़ी सारे लॉजिक के काम करते हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कौन सा लॉजिक आ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने आपके हिसाब से जो लॉजिक था आपने वो लगाया, लेकिन जब कमीशन होगा या आयोग होगा या कोई भी इस तरह की जो एजेंसियां होंगी उनके हिसाब से हो सकता है कि दूसरा वो लॉजिक लेकर फॉलो चले। लेकिन जहाँ पर यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं, मार्च जो है इकतीसा होता है। ठीक है, जनवरी भी इकतीसा महीना होता है, मई भी इकतीसा होता है, बच गया जून, ये 30 दिनों का होता है। तो एक हिसाब से ये जून हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर लागू कर सकते हैं, मार्च जो है होता है हमारा तीसरा महीना है, जनवरी पहला है, मई पाँचवा है, और जून जो है छठा महीना है, यानी सभी जो हैं वो ऑड महीने में आते हैं, विषम संख्या को डिनोट कर रहे हैं सिवाय जून की। तो इस लॉजिक से भी, और जब इस तरह के आपको बहुत सारे लॉजिक मिल जाएँ एक ही क्वेश्चंस आपको बनाने पर, 2 लॉजिक या फिर 3 लॉजिक से एक ही जवाब आ रहा है, तो आप एकदम श्योर शॉट जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा वो जून होगा। अब है, अगर मीट को टीम लिखा जाता है तो बेल को लिखा जाएगा। देखिए अब ये अल्फ़ाबेटिकल का सवाल है आपका। मीट को हमने टीम लिखा, मीट को हमने टीम लिखा, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि पहला जो अल्फ़ाबेट है वो लास्ट में चला गया, लास्ट जो है इधर आ गया,
और बीच वाला जो 2 अल्फ़ाबेट है सेम रहा। तो इसी पैटर्न पर हम बैठाएंगे यहाँ पर बेल को बैठाने का प्रयास करेंगे। BALE, ई को इधर हमने लिख दिया, बी को इधर लिख दिया, अब बीच में AL को लिख दिया। तो क्या बना, ये EALB, तो इसका जवाब होगा बी। ठीक है, अगला है फिगर वाला सवाल, जिसे वेन डायग्राम वाला सवाल भी हम लोग कहते हैं। तीनों ज्यामितीय आकृति में कौन सा अंक सामान्य है? कौन सा अंक सामान्य है? ये बहुत आसान सा सवाल आपको पूछा है कि तीनों आकृतियां हैं, इसमें से कॉमन डिजिट कौन सा है, मतलब ऐसा डिजिट जो कि तीनों फिगर के अंदर, तीनों जो आकृतियां के अंदर, तीनों जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनके अंदर वो आ रही है। तो एक तो हमारा ये सर्किल है, ठीक है, एक हमारा ये आयत है, एक हमारा त्रिभुज है। अब यहाँ पे आप यदि गौर से देखिएगा तो 4 और 6 में आप सोच सकते हैं। तो 4 में है कि वो सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर आ रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है, लेकिन वो आयत से बच जा रहा है। लेकिन बच गया आपका 6, बच गया आपका 6 देख पा रहे हैं, 6 जो देख पा रहे हैं ये सर्किल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है, इधर भी है। अब है हमारा ये चाइनीज कोडिंग इसे कहते हैं। ये जो 13वां जो सवाल है ये चाइनीज कोडिंग पर आधारित है। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्काई, RPS और ट्राई का मतलब होता है नाइस संडे मॉर्निंग। इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। स्काई, RPS, ट्राई। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा स्काई, RPS, ट्राई। इसका कोड है नाइस संडे मॉर्निंग। नाइस, N फॉर नाइस, संडे मॉर्निंग। फिर है ते, ST, RPS। ते, थोड़ा सा इसमें रुक जाइए, ये क्वेश्चन हो सकता है इस पेज में बनाने में थोड़ी असुविधा हो रही है, इसको हम लोग अगले पेज में बना लेते हैं। यदि स्काई, RPS, ट्राई का मतलब है नाइस संडे मॉर्निंग। स्काई, RPS, ट्राई, नाइस संडे मॉर्निंग, इसका मतलब है नाइस संडे मॉर्निंग। फिर है ते, स्टाई, RPS। ते, स्टाई, RPS। इसका जो होगा स्टैंड फॉर एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, ये हो गया। फिर है स्काई, PTR, QLM। स्काई, PTR, QLM। इसका जो हमें कोड दिया हुआ है नाइस मार्केट प्लेस। N फॉर नाइस, MA फॉर मार्केट, प्लेस। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वर्ड स्टैंड फॉर संडे, मतलब संडे के लिए यहाँ पे कौन सा कोड वर्ड यूज करेंगे, तो हमें इसका निकालना है संडे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो देखिए कॉमन चीज़ों को एलिमिनेट करिए, ठीक है, जो म्यूचुअल चीज़ें आ रही हैं उन्हें हम लोग जल्दी से एलिमिनेट करते हैं। इसका, इस क्वेश्चन को बनाने का एक सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइस, यहाँ पर है, यहाँ पे भी नाइस है।
तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, एक स्काई स्काई है, लेकिन फिर उसे एक लेवल और जाकर चेक कर लीजिए कि और भी कुछ कॉमन है क्या, तो और तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो जाहिर सी बात है स्काई स्काई, नाइस नाइस, ऐसे आ गया। और जो भी कॉमन आया उसको जब आप रफ करिए तो अलग अलग उसको फिगर से डिनोट कर दीजिए, जिससे यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया। अब आ जाएगा आपका संडे, तो संडे तो हमें कॉमन नहीं है, और कॉमन के साथ पहले जाइए। अब हमारा दूसरा कॉमन निकल रहा है इसमें मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कलर की सुविधा है इसलिए मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मॉर्निंग यहाँ है और मॉर्निंग यहाँ है, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है आरपीएस आरपीएस, तो जाहिर सी बात है मॉर्निंग का होगा आरपीएस, तो बच गया हमारा संडे का ट्राई, और हमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, भले आप और भी जाके आगे जाके चेक कर सकते हैं अपने स्तर पर, लेकिन उतनी की हमें आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो संडे का यहाँ हो जाएगा ट्राई। अब है प्राची अंजलि से लंबी है पर मनीषा से छोटी है। ये भी देखिए आपको वो सजाने वाला है, जैसे वजन वाला एक सवाल आया था। प्राची अंजलि से लंबी है, प्राची जो है वो अंजलि से लंबी है, ठीक है, और पर मनीषा से छोटी है, पर मनीषा से छोटी है, चलो मान लिया मनीषा से छोटी है। मनीषा और पिंकी समान ऊंचाई की है, मनीषा और पिंकी, तुमने पी आई लिख दिया, पिंकी समान ऊंचाई की है। प्राची मोनी से छोटी है, प्राची मोनी से छोटी है, प्राची से ऊपर एक और आ गई है मोनी, मोनी से छोटी है। सभी लड़कियों में सबसे छोटी कौन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अंजलि, बहुत आसान सा सवाल इसमें है, आपको अंजलि इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, इफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ। अब चूंकि ये जो आपको दिया हुआ है सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया है अल्फ़ाबेट ए बी सी डी, अब इसको हम लोग सबसे पहले अपोजिट तरीके से लिख लेना है, तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं अपोजिट तरीके से। अपोजिट तरीके से मान ली, पहले हमने लिखा Z Y X W V U T S R Q P O N N M L K J I H G F E D C B A D C B A। हमने इसको उल्टा क्रम लिख लिया, हालांकि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अभी आपको ये सवाल पूछ रहा है कि अगर निम्न वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, ओ के दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ओ के दाएं से आठवां, ओ के दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है जब आप इसको दायां जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप इस ओर जाएंगे, तो दायां से आठवां अक्षर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जवाब जो होगा वो होगा जी। ठीक है, भी आसान सा सवाल था।
अगला है फॉर विच राइटिंग वॉज डॉक्टर अनुज लुगुन अवार्डेड रिसेंटली। अनुज लुगुन को हालिया में उनके किस कृति के लिए मतलब किस लेखन के लिए पुरस्कार मिला? तो ये है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। झारखंड की पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया? आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका जवाब मुझे मिला नहीं। ठीक है, मैंने खोजने का प्रयास करा। या तो ये जागरूकता अभियान भी हो सकता है, तो मॉक ड्रिल भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं होल्ड में रखता हूँ। झारखंड में ड्रोन पायलट के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? तो झारखंड में भी डीजीसीए ने एक अप्रूव कर दिया है, स्वीकृति कर दी है। ठीक है, डीजीसीए इसको देखता है। तो उसने किया है कक्षा 10। और एक सवाल जो है, इसका जवाब यदि आप लोगों को कहीं मिला होगा, क्योंकि इसी कारण मुझे इस समय भी लग गया। एक दिन तो मुझे पूरा समय लग गया कि ये जो क्वेश्चंस का भी जवाब मैं आप लोगों के ढूंढ के ला सकूं। लेकिन चूँकि इनके जवाब मुझे मिले नहीं ऑथेंटिक सोर्स, खासकर झारखंड के सवाल के साथ एक दिक्कत ये हो जाती है कि इसमें आपको पूरी तरह से आयोग पर निर्भर होना पड़ता है। क्योंकि एक तो इसकी सहजता से आपको सोर्स मिलती नहीं है, और मिल भी जाती है तो इधर-उधर की मिलती है, उसमें से कौन मानक दंड है, मानक है, नहीं है, ये थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है। खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवन चलचित्र में डोम पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसका जवाब आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिएगा, या फिर आपके पास भी कोई विद्वान होंगे, कुछ स्कॉलर लोग होंगे तो उन्हें संपर्क करिएगा। फिर हाल ही में रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के किस सचिव ने बोकारो जिला की एडहॉक कमेटी के कन्वेनर पद से इस्तीफा दिया है? तो ये है आपका शैलेंद्र कुमार। मनीष करकटा झारखंड के खेल अकादमी के प्रशिक्षु कहाँ से हैं? ये पंडीर पानी से। चिकन नेक भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑफकोर्स सभी जान रहे हैं, वेस्ट बंगाल पर है, पश्चिम बंगाल। हाल में विश्व सेंद्रा पर्व के लिए झारखंड 21 अभयारण्यों में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई। तो ये ऑफकोर्स दलमा अभयारण्य, ठीक है, जो कि हमारा इधर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी, एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो आयोजित की गई थी 2023 में, ठीक है, और ये और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रांची में मतलब इसका जो फाइनल मैच था वो जो खेला गया था। क्योंकि रांची में इसका मैच खेला गया था और भारत ने इसमें जीत भी हासिल की थी इस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो उस लिहाजा से भी ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो हम ये कौन से सवाल पे हैं? 24वें सवाल पे हैं। ये भी आपके झारखंड के करंट अफेयर से ही बिलोंग करता है। इसमें जो जो वुमेन जो एशिया कप जो हुआ था, ये आपका 7th एडिशन था, है ना? 7th एडिशन था, और ये इसका जो किस सिटी में, तो ये रांची में आयोजित किया गया था। इसका फाइनल खेला गया था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और फाइनल में हमने भारत ने किसे हराया था? तो
भारत ने यहाँ पर जापान को हराया था और इस मैच में हमारी सलीमा टेटे ने 5 गोल दागे थे, इसलिए भी सवाल मजबूर हो जाता है। किसने कहा कि आर्सेलर मित्तल स्टील प्लांट 40 के लिए खतरनाक है? आर्सेलर मित्तल जो कि काफ़ी एक स्टील उद्योग से संबंधित है और उनका भी एक प्लांट जो हमारे झारखंड में मतलब की बात है, तो ये आपका थ्री साइड्स ऑफ झारखंड में उन्होंने इसके लिए प्रपोज किया है। एक तोरपा है, एक सरायकेला है, एक गालूडी है ना? तोरपा, सरायकेला और गालूडी। तो इसे किस व्यक्ति ने 40 गांवों के लिए खतरनाक बताया? तो वह बताया है दयामणि बारला ने। किसने बताया है? दयामणि बारला। और ये काफ़ी मतलब सुप्रसिद्ध नाम है झारखंड में, लेकिन इनके नाम से आप सभी परिचित होंगे, जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करती है और इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा, मतलब आयरन लेडी ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ झारखंड। अब है कि जनवरी 2024 को फोर्ब्स मैगजीन ने कौन सी मुद्रा को विश्व की सबसे प्रभावशाली मुद्रा घोषित किया गया? तो इसका जवाब होगा कुवैती दिनार। पहले चरण में झारखंड की लोकसभा 2024 पहले बात तो ये जान लीजिए कि झारखंड में जो पहला चरण में जो चुनाव हुआ था वो 13 मई को हुआ था। तो चूँकि इस साल लोकसभा चुनाव भी हैं, हमारे पास विधानसभा चुनाव भी हैं, है ना? तो काफ़ी जो मतलब हालांकि जब तक विधानसभा चुनाव जो होगा वो तो शायद उससे संबंधित सवाल अब इस सरकार में नहीं पूछे जा पाएंगे, लेकिन लोकसभा से संबंधित सवाल ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये 13 मई को पहला शुरुआत हुआ था कहाँ कहाँ से? ये आपका शुरुआत हुआ था वेस्ट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू। ठीक है, और इस सवाल से काफ़ी सवाल आपको बनाए जा सकते हैं कि कहाँ से हमारी जो 14 जो लोकसभाएँ सीट हैं, ठीक है, चाहे वो राजमहल हो, दुमका हो, हजारीबाग जो भी हो, वहाँ पे कि कौन से विजेता रहे। ठीक है, अब देखिए इस बार वो डीप क्वेश्चन आपको पूछ दिया है, आगे चल के आपको मिलेगा कि 1 लाख से ज़्यादा मते के वोट से कौन जीतने वाले थे। 13 मई को हुआ। ठीक है, दूसरा जो आपका चुनाव हुआ चुनाव फेज था वो आपका 20 मई को था। अब 20 मई को कहाँ कहाँ पर हुआ था? चतरा, कोडरमा एंड हज़ारीबाग। फिर आपका 25 मई को हुआ, ये कहाँ कहाँ पर था? गिरिडीह, धनबाद, तो कम से कम इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, रांची एंड जमशेदपुर। और अंतिम चरण जो चुनाव था वो आपका 1 जून को था, वो आपका राजमहल, ठीक है, और दुमका और गोड्डा। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव जो आयोजित हुआ वो 4 चरणों में झारखंड में हुआ। 24 मतलब 14 सीटों के लिए हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और किसको कितनी सीटें आई? ठीक है, बीजेपी ने कुल मिलाकर बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, क्या चीज़ बोलते हैं, और बाकी सब ने कितनी सीटें जीती, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बीजेपी को कुल मिलाकर आपको 8 सीटें आई, है ना? 1 सीटें उधर गई, 8 1 9, 4 सीटें आपके पास गई आपकी जेएमएम के खाते में,
और एक सीट आपको कांग्रेस की सीट में की। इसके अलावा जो हमारा अगला सवाल है कि कंसीडर निम्नलिखित नीलगिरी तथ्यों पर विचार करें। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ के बारे में पढ़ो। नीलगिरी तहर के पश्चिमी घाट का गर्व कहा जाता है। ऑफकोर्स ये तमिलनाडु का राज पशु है, ये भी सही है। एक स्थानीय प्रजाति, ऑफकोर्स नीलगिरी एक स्थानीय प्रजाति है। तो प्रयुक्त में सब यानी तीनों सभी होंगे। झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोट से जीते हुए थे? ठीक है, अब झारखंड में जो चुनाव हुआ था ये 2019 में, कि कौन कौन से लोग जो थे वो मतलब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीते थे। तो इसका जवाब होगा टोटल यहाँ पर 8 होंगे। ठीक है, 8 होंगे। देखिए ये तो आपको डीप सवाल पूछ दिया पिछले लोकसभा के बारे में। तो कौन कौन थे उनका नाम पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। वो थे आपके पहले तो एक गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं अपने ट्विटर या फिर मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने मैसेजेस को लेकर। फिर चतरा से सुनील कुमार सिंह जीते थे, 3 लाख से अधिक वोटों से ये विजयी हुए थे। सुनील कुमार सिंह। ठीक है, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जीती थी। ठीक है, फिर आपका गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते थे, जो कि अभी थोड़े उदासीन चल रहे हैं आपके बीजेपी से, है ना। फिर आपका धनबाद से आपके पशुपति नाथ सिंह जीते थे, पीएन सिंह। रांची से आपके संजय सेठ जीते थे। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो जीते थे। और पलामू से आपके विष्णुदयाल शर्मा जीते थे। और एक हजारीबाग से जयंत सिन्हा भी जीते थे। तो इसका जवाब जो होगा, इसका जवाब होगा 9। और सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले कौन से सांसद थे? तो वो थे आपके धनबाद से पशुपति पीएन सिंह, जहाँ से इस बार ढुल्लू महतो विजय हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो आपका होगा 9। रामचरितमानस का मुंडारी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया है मघिना मुंडा ने। झारखंड के किस बॉक्सर ने कजाकिस्तान में हाल ही में आयोजित एशियन यूथ में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, इसका जवाब भी थोड़ा मुझे मिला नहीं। ठीक है, इसे भी मैं होल्ड में रखता हूँ। अगला सवाल है कि झारखंड हाईकोर्ट किस जिले में अफीम खेती की गंभीरता से लेते हुए उसका संज्ञान लिया है? जाहिर सी बात है, खूंटी जिला जो है वो आपका अफीम की खेती के लिए काफ़ी मतलब चर्चा में रहता है, तो खूंटी होगा। मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के किस को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? तो ये एंटीवेनम होगा। ठीक है, निम्न में से झारखंड में किसको इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ऑफकोर्स चामी मुर्मू। इन पर पिछला जो जेपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था सिविल सर्विस पीटी वाला, जो 17 मार्च को, उसमें भी चामी मुर्मू से एक सवाल हमारा बना था, इसमें ही बना था। यानी चामी मुर्मू जो
महोदया है, ये हमें नंबर दिलवाने का काम कर रही हैं। ठीक है, शामी मुर्मू ये एक बेसिकली क्या है, ये पर्यावरणविद है, ये इंडियन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, और उन्होंने अब तक लगभग 25 लाख 25 लाख ट्रीज लगाए हैं। और ये बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये आपकी सरायकेला से बिलोंग करती है। ठीक है, और इन्हें इसके अलावा नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। तो यहाँ से भी एक सवाल बन जाएगा कि नारी शक्ति पुरस्कार चामी मुर्मू को कब मिला है। नारी शक्ति पुरस्कार तो उन्हें 2019 में मिला है। दो हजार उन्नीस में मिला है। टू पॉइंट 25 लाख उन्होंने पेड़ लगाए हैं। और अगला सवाल है हमारा, रांची के सेंट माइकल स्कूल किन बच्चों के लिए है, तो ये है जो आंखों से देख नहीं सकते। भारत को विश्व विरासत स्थान के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा स्थान दिया गया है, कि ये जो है आपका करंट अफेयर का सवाल है, और ये इसी साल का सवाल है, इनफैक्ट ये मई का ही सवाल है। तो इसका जवाब जो होगा 6, क्योंकि यूनेस्को ने एक लिस्ट जारी की है किस कंट्री के पास कितने हमारे यूनेस्को के साइट हैं, उस आधारित पर भारत को जो रैंक मिला है 6 है। इंडिया से ऊपर और जो 5 कंट्री हैं उनमें है इटली, जिसके पास सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट है, 59 यूनेस्को साइट्स है ना। इसके अलावा चाइना, ये मैं सीरियल वाइज बता दे रहा हूँ आपको। फिर आपका फ्रांस, फिर आपका जर्मनी, और अंतिम में है स्पेन, और लास्ट में है आपका इंडिया। इंडिया के पास कितने यूनेस्को साइट हैं, तो ये 42 यूनेस्को साइट्स हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है कि अनिवार्य मुक्तेश्वर व्यवहारिक प्रयोग को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर किस प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा लागू किया गया है, तो वो है आपका रोजगार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अब है आपका कि क्षेत्रीय व्यापार और मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए किन 2 देशों द्वारा 2023 में रुपयों में ट्रेड व्यापार लेन देन शुरू किया गया। अमूमन क्या हम सुनते आते हैं कि जो भी ट्रेड जो होता है, व्यापार जो होता है, वो डॉलर में होता है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है रुपयों की। ठीक है, तो इसमें जो है ये भी आपका 2023 में ही शुरू किया गया था। तो ये है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के अलावा भी 2 और देश हैं जिनके साथ हमने ये चीज़ें शुरू करी हैं। एक तो इसमें नेपाल भी है और एक भूटान भी है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये देखना है कि जेपीसी किस सेंसर को मानती है। ठीक है, 14 अगस्त 2024 तक भारत का कौन सा राज्य प्रथम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएगा, तो ऑफकोर्स ये आपका गोवा है। इन द सुप्रीम कोर्ट हु अपॉइंटेड 2 जस्टिसेस ऑन 12 जुलाई 2023, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो पिछले वर्ष 12 जुलाई 2023 को 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, तो किनके द्वारा की गई, तो ऑफकोर्स ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही की गई। और ये थोड़ा सा आपको सवाल अटपटा सा लग सकता था, क्योंकि दोनों संभावनाएं तो बनती है कि एक तो इतना ईजी क्वेश्चन क्यों पूछेगा, कहीं उसमें एक्सेप्शन तो नहीं हो गया। कभी कभी क्या होता है, जानबूझकर बहुत ही
बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ देता है। ये देखिए आपको स्टैटिक में भी चला जाएगा ये क्वेश्चन, ये आपको करंट से भी जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसके लिए आपको स्टैटिक पता है तो काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा जो पेपर 2 है इसमें स्टैटिक पॉलिटी की तो बात की नहीं गई थी, करंट अफेयर से संबंधित है। तो इसका जो जवाब होगा हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी महोदया ने 2 जस्टिसेस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति किया है। एक तो है उज्ज्वल भुयान और दूसरा है एस.बी. भट्टी, ठीक है। उज्ज्वल भुयान जो थे ये तेलंगाना के चीफ जस्टिस इससे पहले कार्यरत थे और एस.बी. भट्टी केरला के। अब इन दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। सीए के अंतर्गत पहले सरकारी आदेश में कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, ठीक है। सीए है तो इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा 14। और इसमें बेसिकली सीए में क्या है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के जो हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई बहन हैं उन्हें ये सिटीजनशिप राइट दी जा रही है, भारत की नागरिकता दी जा रही है, ठीक है। उसमें कौन कौन से धर्म के लोग हैं, तो इसमें बेसिकली आपके हिंदू तो हैं ही, आपके सिख हैं, इसमें आपके सिख के बाद क्रिश्चियन है यानी ईसाई जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। पारसीज भी हैं और बुद्धिज़्म भी है और जैन धर्मावलंबी लोग भी हैं। तो टोटल ये आपसे ये पूछ सकता है कि सीए जो है किन देशों के लोगों को नागरिकता प्रदान करती है, तो वो नॉन हिंदू ही सिर्फ होंगे, नॉन मुस्लिम ही वो सिर्फ होंगे। एक पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। कौन कौन से धर्म है वो मुस्लिम को छोड़कर, हिंदू हैं, सिख हैं, ठीक है। आपके क्रिश्चियन हैं, ये 3 को रख लीजिए साथ में, पारसी हैं, चाइनीज़ में, बुद्धिज़्म है। अब यहाँ पे अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान प्राप्त कर लेगा। देखिए ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, ये काफ़ी आप सुनते भी रहे होंगे। भारत को इतना ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 2030 तक की बात भी करते हैं हम लोग। तो ये जो है ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है भारत को, ठीक है। अभी वर्तमान में हमारी जो अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पर है, ठीक है। अभी हम राइट नाउ में 5वें नंबर पर हैं और हमें तीसरे नंबर पर पहुंचने का हमारा अनुमान है, क्योंकि अभी जो हमारी जो इकोनॉमी है वो 3.7, ठीक है, ट्रिलियन बिलियन डॉलर की है। ये बढ़कर ये 10 मिलियन ट्रिलियन डॉलर होने की अनुमान है। अब श्रीलंका के टूरिज्म मिनिस्टर हरिन फर्नांडो ने बताया कि भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव के बहिष्कार के आह्वान से श्रीलंका के टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने मालदीव के बारे में बॉयकॉट करा तो इससे हुआ क्या कि जो हमारा जो टूरिज़्म है, जब लोगों को लगा कि नहीं भैया श्रीलंका हमारा साथ है, जाहिर सी बात है उस हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आया तो सकारात्मक होगा, ठीक है। अमूमन जो आंसर जो होते हैं बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव होते हैं जो किसी के आंसर, लेकिन इसमें सकारात्मक होगा, ओनली पॉजिटिव होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की सागर में महिलाएं द्वारा किस साधन से घड़ियां और मेमेंटो बनाए जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये आपका करंट अफेयर का सवाल है, इसका जवाब जो होगा गोबर होगा, ठीक है। फिर है मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया। तो ये झारखंड की हमारी एक लेखिका हैं जिनका नाम है जेसिता केरकट्टा ने इस पुरस्कार को, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को इन्होंने स्वीकृत नहीं किया है। और ये बेसिकली ये झारखंड से बिलोंग करती हैं और ये ओरांव जनजाति से आती है, ओरांव जनजाति से आती है
इन्होंने एक बुक लिखा है, ईश्वर और बाजार। ईश्वर और बाजार, ठीक है। अब हाल के दिनों में किस देश में मतदान नियमों में बदलाव के कारण उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ? तो इसका जवाब होगा इजराइल। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं संशय में हूँ, आप अपने हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसका जवाब इजराइल होगा। 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी अध्यक्ष का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए कान फेस्टिवल से एक सवाल पूछ चुका है। कान फेस्टिवल जो इस बार जो आयोजित हुआ 2024 में, ठीक है, इसका जो पहले का जो नाम, कुछ थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। हालांकि इसका जो आंसर जो होगा ना, वो आपका ग्रेटा ग्रेविग होगा, ठीक है। ये जो कान फेस्टिवल है, इसको हम लोग पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोलते थे, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, लेकिन 2003 तक। लेकिन 2004 से इसका नाम बदल कर हो गया कान फिल्म फेस्टिवल। ये बात याद रखिएगा कि इसका पुराना नाम क्या था, कब इसका नाम बदला, ठीक है, 2004 में नाम बदला। इस बार की जो इसकी जूरी अध्यक्ष थी वो ग्रेटा गेरविग थी, ठीक है। और अगला सवाल है हमारा, हाल में रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को किस शहर में गोली मारी गई? ये ऑफकोर्स हैंड होगा, ये भी इसी साल का सवाल है। यानी आप देखा जाए तो मई के करंट अफेयर से ही आपको लगभग 4 से 5 सवाल पूछ चुका है। और इस साल के करंट, मतलब लास्ट मुझे लगता है कि 20-25 मई तक का करंट अफेयर पूछा गया है, काफ़ी रिसेंट। और कोई भी आपको करंट अफेयर से पुराना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अमूमन जो कमीशन या किसी भी एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो हमेशा हम जानते हैं कि 6 महीना से 1 साल इट इज़ मोर देन एनफ, और उसी प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रही है। तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि आप 1 साल के अंदर भी बहुत सारे करंट अफेयर आप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कमीशंस द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो 2 साल 3 साल 4 मतलब पीछे चली जाती है, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं हो जाता है करंट अफेयर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम श्रेणी में 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता है? तो ऑफ कोर्स ये बैंड काफ़ी फेमस हुआ, शक्ति बैंड जो है हमारा जाकिर हुसैन का, ठीक है। इसके अलावा इसमें शंकर महादेवन भी हैं, गणेश राजगोपालन भी हैं। तो इनके द्वारा 8 ट्रैक हैं शक्ति इस बैंड में, तो इसे ये अवार्ड मिला। 77वें वार्षिक कान फिल्म फेस्टिवल में 2024 में मेज़बानी कौन करेगी? मेज़बानी कौन करेगी? तो ये कैमिला कॉटिन इसका जवाब है, ठीक है। अगला सवाल है, उस